गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में पढ़ेंगे। थोड़े से अमेंडमेंट्स के बारे में भी जान लेंगे, कैसे इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद किस किस ईयर में जो है इसकी अमेंडमेंट्स हुई, ठीक है। उसके बाद इसके सैलिएंट फीचर्स के बारे में जानेंगे। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो क्या है। पहली बात तो याद रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है हमारी इंडिया की पूरी हिस्ट्री में। समझ में आई बात? सेकंड बात क्या है कि ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। और थर्ड बात याद रखना कि ये पार्लियामेंट के अंदर 1986 में पास हुआ था और 1 जुलाई 1987 को ये इफेक्ट में आया था, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा, और एक बात और याद रखना कि जब तक 370 वाला रूल अप्लाई नहीं हुआ था, उससे पहले ये जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे ऑल इंडिया में एप्लीकेबल था। लेकिन अब तो आपको पता है कि पूरे ऑल ओवर द इंडिया सारे एक्ट एप्लीकेबल होते हैं। बात समझ में आई? उसके बाद अगर हम इनके अमेंडमेंट्स के बारे में बात करें तो ये आया था 1986 में। तो 1993 के दौरान इसमें अमेंडमेंट हुई थी, फर्स्ट नंबर वाली। सेकेंड अमेंडमेंट हुई थी 2003 में। और अब आपको पता ही होगा कि नई अमेंडमेंट आके अब इसका एक्ट ही बन गया है 2019। यहाँ तक क्लियर हुआ? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आपके सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज को कवर करता है। और उसके बाद अगर हम बात करें, The Act provides for the formation of Consumer Protection Council both at central and at a state level. इस काउंसिल में ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल दोनों तरह के मेंबर होंगे। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज काउंसिल इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ये नॉर्मल बात है। देयर इज अ मेंशन ऑफ सम राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स इन दिस एक्ट। अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज राइट्स इज गिवन अहेड इन दिस चैप्टर, और वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सैलिएंट फीचर्स की। यस, अगर बात करें सैलिएंट फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो हम बात करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपका कवरेज ऑफ आइटम। इसका मीनिंग समझ रहे हो क्या होता है? कवरेज ऑफ आइटम मीनिंग ये जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये किन किन प्रोडक्ट और सर्विस को कवर करता है। This act is applicable on all the products and services until or unless any product or service is specially debarred out of the scope of this act by the central government। कह रहा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही कोई डिबार्ड कर दिया है, कोई अपने स्कोप से बाहर निकाल दिया, अपने एक्ट के स्कोप से बाहर निकाल दिया, तो वो तो छोड़कर बाकी सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज, सारे के सारे प्रोडक्ट इस एक्ट के अंदर आएंगे। समझ में आई बात? वेरी गुड। नेक्स्ट है कवरेज ऑफ सेक्टर्स। अब ये कौन कौन से सेक्टर को कवर करता है? दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल द एरियाज वेदर प्राइवेट, पब्लिक और कोऑपरेटिव। आप ये नहीं कह सकते कि मैं प्राइवेट का हूँ इसलिए मैं नहीं मानता इस एक्ट को, गवर्नमेंट फॉलो करे। नहीं 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 नहीं, ये एक्ट कवर करता है ऑल सेक्टर्स को, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो या फिर कोऑपरेटिव है। थर्ड पॉइंट आता है कंपनसेटरी नेचर ऑफ प्रोविजन। देखो, बहुत सारे एक्ट पास किए गए हैं कंज्यूमर की हेल्प के लिए, और आपको पता भी होगा कि कंज्यूमर जो है एक्ट को एंजॉय भी करता है, मीनिंग उसके बेनिफिट को एंजॉय भी करता है। लेकिन अगर कंज्यूमर ये विश करता है तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो उसकी एक्स्ट्रा हेल्प भी करता है। कंज्यूमर इज टोटली फ्री टू एंजॉय द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड इन द एक्ट। टोटली फ्री है कंज्यूमर, कितना भी बेनिफिट ले सकता है इस एक्ट के दौरान, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये है ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स राइट। अब ठीक है ना, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स राइट। देखो, ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स राइट का मतलब क्या है कि कंज्यूमर के राइट का ग्रुप है। एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्ट है वो बहुत सारे राइट कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है। उस एक्ट में आपके इंक्लूड हो सकते हैं रिलेटेड टू सेफ्टी, रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, चॉइस, रिप्रेजेंटेशन, रिड्रेसल, एजुकेशन एटसेट्रा। बात समझ में आई? नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव सेफगार्ड्स। इफेक्टिव सेफगार्ड्स का मीनिंग समझते हो क्या होता है? मीनिंग ये जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है, वो कंज्यूमर को सेफ्टी प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, डिससेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज के रिगार्डिंग एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यूटीपी। याद रखना,
So under the purview of this act, there is a provision to ban all those activities which can cause a risk for consumer. कहने का मतलब ये है कि अगर इस एक्ट को ये लगता है कि ये प्रोडक्ट जो है, ये सर्विसेज कंज्यूमर के लिए रिस्की है, तो ये उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को बैन कर देता है, बिल्कुल भी कंज्यूमर को रिस्क में नहीं डालता। समझ में आई बात? इसलिए आता है कि इफेक्टिव सेफगार्ड। नेक्स्ट आता है 3 टायर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मशीनरी। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पता होगा कि 3 टायर में कौन कौन सी इंक्लूड होंगी। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल आपका डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होगा, एट स्टेट लेवल स्टेट कमीशन होगा, एट नेशनल लेवल आपका नेशनल कमीशन होगा। नेक्स्ट है आपका टाइम बाउंड रिड्रेसल। टाइम बाउंड रिड्रेसल का मतलब समझते हो क्या होता है? देखो, ये मेन फीचर है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको केस वगैरह जो भी करना है उसके लिए लिमिटेड टाइम है। इसका जो टाइम होता है वो 2 इयर्स होता है कि आप 2 साल के अंदर अंदर आप केस दर्ज करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 10 साल के बाद केस लेकर आ रहे हो, आप ऐसा तो नहीं, ये टाइम बाउंड रिड्रेसल होता है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका सोल्व किया जाता है वो भी टाइम पर किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये दोनों के लिए टाइम बाउंडेड है, राइट। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है आपका, लास्ट फीचर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का मीनिंग है टू फेवर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड टू एनकरेज कंज्यूमर अवेयरनेस, कि कंज्यूमर को एनकरेज करना, अवेयर करना। देयर इज़ अ प्रोविजन इन दिस एक्ट टू एस्टेब्लिश अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एस्टेब्लिश की गई है, वो कंज्यूमर्स को अवेयर भी करेगी, एजुकेट भी करेगी, ठीक है, एनकरेज भी करेगी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से सोल्व आउट अपनी प्रॉब्लम को कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको सेलियंट फीचर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या स्कोप आप कह सकते हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एक बार फटाफट से सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। कवरेज ऑफ आइटम के अंदर ये सारे के सारे आइटम्स को कवर करता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज को। बस जो बाहर कर दी गई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने डिवाइड कर दी हैं, उनको छोड़कर, स्कोप से आउट कर दी हैं, उनको छोड़कर बाकी सबको कवर करता है। कवरेज ऑफ सेक्टर्स में ये ऑल सेक्टर को कवर करता है, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कोऑपरेटिव हो। उसके बाद कंपनसेटरी नेचर ऑफ प्रोविजन, ये कंपनसेट भी करता है, ठीक है। ये अदर बेनिफिट भी एंजॉय करवाता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देता है। उसके बाद आता है ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स राइट। कंज्यूमर के राइट का ग्रुप है, क्योंकि ये रिलेटेड टू सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, चॉइस, रिप्रेजेंटेशन, रिड्रेसल, एजुकेशन, सबके रिगार्डिंग कंज्यूमर की हेल्प करता है। इफेक्टिव सेफगार्ड मीनिंग ये सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है डिफेक्टिव प्रोडक्ट से रिलेटेड, या फिर अगर इसको लगता है कि ये प्रोडक्ट इसको रिस्की दे रहा है तो उसके रिगार्डिंग भी। उसके बाद 3 टायर ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी। 3 टायर हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, स्टेट लेवल पर स्टेट कमीशन है, नेशनल लेवल पर नेशनल कमीशन है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस एक बार दोनों को कंपैरिजन, वैसे मैंने एक वीडियो में डाल रखा है कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहले होते थे 20,000 तक के प्रोडक्ट, लेकिन अब 20 लाख तक के प्रोडक्ट, लेकिन अब 1 करोड़ से स्टार्ट हो गए हैं। फिर 20 से पहले 1 करोड़ होता था, अब 1 करोड़, फिर नेक्स्ट 1 करोड़ से 10 करोड़, नेक्स्ट 10 करोड़ से ऊपर। उसमें क्या होता था पहले वाले में, उसमें होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 20 लाख तक, फिर उसके बाद नेक्स्ट से 20 लाख से 1 करोड़ तक, और फिर 1 करोड़ से ऊपर तक की नेशनल लेवल पर, ठीक है। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है, नहीं तो एक बार मैं फिर दोबारा से करा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद टाइम बाउंड रिड्रेसल है कि आपके टाइम पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एक टाइम लिमिट होगी, उसके टाइम पर ही आपकी सॉल्व हो जाएगी और आपको भी टाइम के अंदर ही आपको प्रॉब्लम डालनी है, ठीक है। उसके बाद आता था लास्ट पॉइंट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। एक काउंसिल बना रखी है कि वहाँ पर वो जो कंज्यूमर है उनको एजुकेट भी करेगी, उनको अवेयर भी करेगी, उनको एनकरेज भी करेगी कि तुम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व आउट क्यों नहीं कराते, ठीक है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तुम बोलते क्यों नहीं, आवाज़ क्यों नहीं उठाते, जब इतनी अच्छी प्रोटेक्शन एक एक्ट आपको बनाया हुआ, आपके लिए बनाया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए दोबारा से, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको काम आएगी, राइट। अगर अभी आपका JRF हो भी जाता है तो फिर क्या प्रोफेसर नहीं बनना, उसके लिए एग्ज़ाम क्रैक नहीं करना है, तो आप कंटिन्यू रखिए। सेकंड पेपर तो आपका हमेशा काम आना है, फिर आप पढ़ाओगे तब भी काम आएगा, ठीक है। तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि अभी एग्ज़ाम हुआ है मैं रिलैक्स, क्योंकि अगर आप रिलैक्स लोगे तो फिर आपको आपकी वही हैबिट हो जाएगी रिलैक्स लेने वाली, ठीक है। तो बिल्कुल भी अपने आप को रिलैक्स मत दो। हाँ, ऐसा कर लो तब आप बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ते थे, अब थोड़ा सा कम पढ़ो, लेकिन पढ़ना मत छोड़ो, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, एंड